हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 12 और 13 टाइम ऑफ सप्लाई। सेक्शन 12 और 13 जो भी था वॉट एवर, सब सेक्शन 1 जीएसटी की लाइबिलिटी अराइज होगी एट द टाइम ऑफ सप्लाई, मजा नहीं आया। देन सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 13 सबसेक्शन 2 इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज। सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 एंड 13 सबसेक्शन 3 इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज मतलब when recipient is liable to pay GST. Then section 12 subsection 4 और 13 subsection 4 यदि वाउचर के थ्रू आपने सप्लाईज किया, यदि आपने कोई भी सप्लाई किया हो, मे बी गुड्स और मे बी सर्विसेज, जिसके लिए ये प्रोविजन अप्लाई नहीं हो पा रहे हैं। क्या बेटा? सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 13 सबसेक्शन 5 टाइम ऑफ सप्लाई इन द रेजिड्यूरी। रेजिड्यूरी मतलब बचे हुए, मींस ऐसे केसेस जो अब तक के पॉइंट में कवर्ड नहीं है। इट मींस यदि टाइम ऑफ सप्लाई, यदि सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 2 3 4, 1 तो ऐसे भी जनरल है, 12 2 12 3 और 12 4 13 2 13 3 और 13 4 के अकॉर्डिंग डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 12 5 और 13 5। कोई कंफ्यूजन? तो पहले आपको समझ में आया कि 12 5 और 13 5 हर केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 और 13 सबसेक्शन 5 टाइम ऑफ सप्लाई तभी डिटरमाइन करेगा जब प्रीसीडिंग प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, कौन कौन से प्रोविजन? 12 2 12 3 12 4। सर्विसेज के केस में 13 2 13 3 13 4 के अकॉर्डिंग यदि हम टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो देन टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड किया जाएगा? पहला केस वेयर रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड, वेयर ए पीरियडिकल रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड। जब आपको रिटर्न फाइल करनी है, सर रिटर्न क्या होता है? जो भी पर्सन जीएसटी पे करते हैं उनको रिटर्न फाइल करनी होती है। रिटर्न का मतलब इजी लैंग्वेज में रिपोर्ट। शायद कंपनी लोगों के अंदर भी आपने एनुअल रिटर्न करके पढ़ा होगा कि कंपनी ने क्या क्या काम किया, कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन से एनुअल रिटर्न, ये पढ़ा होगा कंपनी लोगों के अंदर। और जिन्होंने पहली बार पढ़ रहे तो इग्नोर इट। एंड रिटर्न का मतलब होता है इंफॉर्मेशन देना। तो भैया आप अपना जीएसटी पे करोगे एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर, तो आपको रिटर्न तो फाइल करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल कौन सा मंथ गया? जुलाई नहीं, जून। तो जून का जीएसटी फॉर एग्जांपल मैं जुलाई में पे करता हूं और मैंने क्या किया? 15,000 का जीएसटी पे कर दिया। तो गवर्नमेंट के दिमाग में पहला क्वेश्चन ही आएगा 15,000 क्यों, 15 लाख क्यों नहीं? और 15,000 क्यों, 15 रुपए क्यों नहीं? तो क्या बताऊंगा? भैया मैंने पूरे मंथ में इतना टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइड किया, ये रेट ऑफ जीएसटी है, इतना मेरे पास आईटीएससी होगा, मतलब डिटेल्स, इंफॉर्मेशन। और वो इंफॉर्मेशन फाइल होती है बाय द वे ऑफ रिटर्न। और रिटर्न करके भी पूरा चैप्टर है जहां अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से रिटर्न किन किन पर्सन को कितने कितने टाइम पीरियड के अंदर और कौन कौन से फॉर्म्स में फाइल करनी है। अभी फिलहाल आपको ये याद रखना है कि जिन जिन पर्सन को रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है, तो यदि आपको रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है तो उस केस में द डेट ऑन विच रिटर्न इज टू बी फाइल्ड, क्या वर्ड है? आवाज नहीं आ रही, क्या वर्ड है? रिटर्न इज टू बी फाइल्ड। ग्रामर आती है? और वैसे भी लो पढ़ते पढ़ते आपकी ग्रामर बहुत इंप्रूव हो जाती है। वो वाली ग्रामर नहीं, लो वाली ग्रामर आपकी इंप्रूव हो जाती है। और लो वाली ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। इज फाइल्ड और इज टू बी फाइल्ड में डिफरेंस है। यस, जिस दिन आपने रिटर्न फाइल की वो डेट नहीं, जो लास्ट डेट ऑफ रिटर्न है, जिस दिन तक आपको रिटर्न फाइल कर देनी चाहिए, इज टू बी, नॉट इज फाइल। और यही पे बच्चों की प्रॉब्लम हो जाती है कि बच्चा का दिमाग लगा के पढ़ता नहीं और एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो न्यूमेरिकल आएंगे, तो वहां पे आप क्या कर पाओगे? प्रोविजन सही नहीं लिख पाओगे। अभी बच्चों को क्या गलतफहमी हो जाती है कि प्रेजेंटेशन का प्रॉब्लम है, प्रेजेंटेशन दिया टिल ले ले, प्रेजेंटेशन में इतना दम ही नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो ये कि प्रोविजन मुझे सही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्रेजेंटेशन क्या करता है बताता हूं। 60 नंबर वाले को 70 नंबर दिला देता है बस। वो ऑल इंडिया रैंकर के लिए इंपॉर्टेंट है। पास होने वाले बच्चों के लिए प्रोविजन इंपॉर्टेंट है। प्रोविजन पहला फंडामेंटल है, इसके बिना तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। यदि प्रोविजन नहीं पता, इसका मतलब आगे बढ़ो ही मत। अब प्रोविजन पता है लेकिन नंबर नहीं आ रहे, लाइक 70 नहीं आ रहे, 75 नहीं आ रहे, तो थोड़ा सा फिर ट्रिकी बनानी पड़ती है, थोड़ा सा और बेटर तरीके से लिख के, वो एक अलग बात है, लेकिन पहले नहीं।
पहले तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज में दिमाग लगाना है, क्या लगाना है? प्रोविजन 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 प्रोविजन, मेरा सही इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। इट मींस जिन पर्सन को रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है, तो जिस दिन उन्होंने रिटर्न फाइल की वो डेट नहीं, जब तक उनको रिटर्न फाइल कर देनी चाहिए, मींस ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। क्या बोल सकते हैं इसको अपन? ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। सर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या हुआ? लास्ट डेट ऑफ रिटर्न, जब तक आपको रिटर्न फाइल कर देनी चाहिए। जो भी आपका लास्ट डेट ऑफ रिटर्न है, जो भी आपका ड्यू डेट ऑफ रिटर्न है, वो आपका क्या माना जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। यदि रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है तो, और यदि रिटर्न फाइल करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है। वैसे एक चैप्टर आएगा तब मैं आपको बताऊंगा रिटर्न वाले चैप्टर के अंदर, और जो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है, यदि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तभी तो रिटर्न फाइल करो। ऐसा पर्सन जो टैक्स डिविजन कर रहा है, जिसका जीएसटी बनता है, लेकिन उसने अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर्ड करवाया ही नहीं। क्या बेटा? आपका जीएसटी बनता है, आपका टैक्स बनता है, लेकिन आपने अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर्ड करवाया ही नहीं, तो पॉइंट नंबर ए एप्लीकेबल होगा, पॉइंट नंबर बी एप्लीकेबल होगा? पॉइंट नंबर बी, जब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो ही नहीं तो आप रिटर्न फाइल कर सकते हो, क्योंकि रिटर्न फाइल करने के लिए क्या चाहिए होगा? जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर है ही नहीं तो आपके ऊपर रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो आपके ऊपर जो पॉइंट एप्लीकेबल होगा दैट इज द पॉइंट नंबर बी। मींस जो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है, आप ऐसे बोल सकते हो पॉइंट नंबर ए, यदि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, और यदि रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है तो देन जो भी लास्ट डेट ऑफ रिटर्न है, क्या बेटा? जो भी लास्ट डेट ऑफ रिटर्न है, जब तक आपको रिटर्न फाइल कर देनी चाहिए, दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई, उस समय जीएसटी लायबिलिटी अराइज होगी। और इसके अलावा कोई और केस एप्लीकेबल होगा, फॉर एग्जांपल अनरजिस्टर्ड पर्सन। आप चाहो तो एग्जांपल के फॉर्म में लिख सकते हो, क्या जो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उनके ऊपर रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब इन एनी अदर केस। इन एनी अदर केस मतलब जहां रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और जहां रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप लास्ट डेट ऑफ रिटर्न नहीं बोलूंगे तो क्या बोलूंगे? रिटर्न तो नहीं हो सकता ना, ये तो माइंड में आ ही रहा है। यदि रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है तो रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट, और यदि रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो लास्ट, जब आप टैक्स पे करोगे, क्योंकि वो वाले पॉइंट तो आएंगे ही नहीं, वो तो पहले आने होते। कौन से? डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ इनवॉइस, वो आने होते तो पहले आ जाते 12/2 में। हमने बोला ये वैसे भी लास्ट ऑप्शन है, अगर को भी बाप बनाना पड़ता है, ये वो वाला ऑप्शन है। ये बाय डिफॉल्ट 12 एप्लीकेबल नहीं है। यदि टाइम ऑफ सप्लाई आपको डिसाइड करना है, या तो 12/2 13/2 एप्लीकेबल होगा, या 12/3 13/3 एप्लीकेबल होगा, और वाउचर के केस में 12/4 और 13/4 एप्लीकेबल होगा। इनके अलावा यदि कोई और केस एप्लीकेबल है तो देन पहले देखा जाएगा कि आपके ऊपर रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है तो लास्ट डेट ऑफ रिटर्न, और यदि रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो देन जब आप जीएसटी पे करोगे दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। जीएसटी की लायबिलिटी अराइज होगी जब आपको टैक्स पे करना है। समझ में आ गई बात? कोई कंफ्यूजन? फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टिगेशन, ये कैसे पता चलता है? कुछ बच्चों को वो डाउट भी होता है, सर ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि इस पे कोई मूवी नहीं बनी है, मूवी जो बनी हुई है वो इनकम टैक्स से बनी हुई है। टैक्स होता है, इसे इनकम टैक्स वाला एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। आपने मूवी देखी होगी, 3 मूवी देखी होगी, स्पेशल 26, RID रेड और रेड 2। तो आपने देखा होगा इनकम टैक्स छापा मारता है, तो जो बोलते हैं भैया हम तो बहुत ईमानदार है, मूवी में देखा होगा ना, हम तो बहुत ईमानदार है, फिर पता चलता है वो ये मूर्ति तो सोने की बनी हुई, ये पिलर तो सोने का बना हुआ है। आटे के डिब्बे में आटा तो ही नहीं, पता नहीं क्या क्या है। पेंटिंग के पीछे पूरी दुनिया है, मतलब क्या क्या चाह रहा हूं। तो वैसे ही जीएसटी में भी तो छापा पड़ता होगा, वो जो भी मूवीज बनी हुई है वो इनकम टैक्स में बनी हुई है। तो जैसे इनकम टैक्स में इनकम टैक्स ऑफिसर को पावर दिया हुआ है कि वहां पे जाके छापा मारो, तो वैसे ही सर्विस टैक्स में भी होता है। तो जो सर्विस टैक्स मतलब जीएसटी, तो जीएसटी के अंदर भी जो जीएसटी ऑफिसर है उनका पावर है कि वो किसी भी फैक्ट्री ऑफिस में जाके पता लगा सकते हैं। एक बंदा बोलता भैया मेरा माल बनता ही नहीं, माल बेचता ही नहीं, तो जाके डायरेक्टली यहां पहुंच गए। तुम तो बोलते हो तुम्हारी तो 100 रुपए का माल बेचा, 200 रुपए का माल बेचा, 2000 का माल बेचा, एक बार इतना कितने गुड्स है? ये 5000 करोड़ का माल पड़ा है।
समझ में आ रही बात? आपने रिकॉर्ड को मैनिपुलेट कर दिया, लेकिन जब आप वहां पहुंच जाओगे ना सारी चीजें पता चल जाएगी ना भैया। आप बोलते हो कि 2 लाख का माल बनाते हो, फिर 2 लाख मशीनरी क्यों रखी हुई है यहाँ पे? बेवकूफ है क्यों? पता करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। वो तो प्राइमा फेसी एक बार ईमानदारी से बोला भैया तुम ही बता दो कितना टैक्स बनता है, लेकिन तुम नहीं बताओगे तो क्या होगा? डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन भी करेगा। इन्वेस्टिगेशन छापा मार सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। समझ में आ रही बात? आपने मूवीज में देखा होगा पान वाला, सबसे बढ़िया तरीका होता है पान वाला, चाय वाला, इनको सब पता होता है। मूवीज में देखा होगा जब भी कोई पुलिस ऑफिसर होता है ना, वो सबसे पहले चाय वाले के पास जाता है, तुम्हें क्या क्या पता है तुम बताओ। कि चाय वाले को सारी पूरा खबरी कौन है? चाय वाला। इन्वेस्टिगेशन, आप इन्वेस्टिगेशन आसपास के लोगों, ऑफिस, फैक्ट्री, एम्प्लॉय, समझ में आ गया होगा। यहां पे भी यही है। इन्वेस्टिगेशन रिवील दैट द रिमूवल ऑफ गुड्स बाय सप्लायर हु इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी द एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ नोटिंग। क्योंकि मैंने क्या बोला, प्रॉपर रिकॉर्ड तो आपने मेंटेन किया नहीं, लेकिन ये भी आपको प्रैक्टिकली पता है कहीं ना कहीं तो लिखना ही पड़ेगा, कहीं पर्चे चिपका दोगे। समझ में आया? बिजनेसमैन क्या करेगा? कहीं दीवार पे, कहीं अंदर, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पर्चा तो चिपकाएगा। पर्चा क्यों चिपकाएगा? भैया किससे कितना माल खरीदा, क्योंकि वो पार्टी क्या करेगी? दे दे बाबा, दे दे, पेमेंट दे दे बाबा, तो पता होना चाहिए। हाँ तेरे को 2 लाख दे दिया, 2000 बाकी है, ठीक है ठीक है ठीक है। इतना याद थोड़ी रहता है। आप मोबाइल में लिखोगे, आप ऑनलाइन लिखोगे, गूगल ड्राइव पे लिखोगे, तुम्हारी इतनी सारी फोटोज कहां पड़ी है? कहीं ना कहीं तो है ना। तो वैसे ही आप बिजनेस कर रहे हो तो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहे, लेकिन जो भी आपने काम किया है, प्रॉफिट लॉस देना लेना, कहीं ना कहीं तो आपको लिखना पड़ेगा ना। और जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो क्या होगा? आपको पता है डिपार्टमेंट कैसे करता है। देखो सब बात मूवीज में देखा होगा ना, तभी मूवीज बहुत अच्छी लगती है मेरे को। अच्छी मूवी देखो तो क्या क्या चला, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो यहां पे यही है, इन्वेस्टिगेशन पता नहीं चला ना ना ना, कोई रिकॉर्ड नहीं है डेट ऑफ रिमूवल का। यदि डेट ऑफ रिमूवल का रिकॉर्ड होता, डेट ऑफ इनवॉइस का रिकॉर्ड होता, तो अपन पहले कर लेते 12/2 या 13/2। और पहली बात ये जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो इन्वेस्टिगेशन रिवील दैट द रिमूवल ऑफ गुड्स बाय सप्लायर जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन हमें एविडेंसेस मिल गए। कहां से मिल गए? इन द फॉर्म ऑफ नोटिंग। उन्हें पर्चा बना रखे थे। क्या बना रखे थे? वो बचपन में फर्डे ले जाते थे स्कूल के अंदर, एग्जाम के अंदर। तो वो फर्डे की बात है, कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर चिपका रखे होंगे आपने। फर्डे बोलो, नोटिंग बोलो, या रिसिप्ट बोलो, व्हाटएवर। ऑफन अनडेटेड, इनमें अनडेटेड होता है क्योंकि डेट नहीं लिखते अपन, जिससे कि किसी को पता नहीं चले। बट अपने रिकॉर्ड के लिए कि ए से 2000 रुपए लेने हैं, बी को 3000 देने हैं, इतना आ गया, इतना ले लिया, इतना माल आया। क्योंकि अपने को तो रिकॉर्ड चाहिए होगा कि कहां से माल आ रहा है, कहां जा रहा है। डेट और अवॉइड करते हैं जिससे कि किसी को हमारे बारे में पता ना चले। द सप्लायर वॉलेंट्री पे द टैक्स, क्योंकि डिपार्टमेंट आ गया, चल जेल चल जेल चल, चक्की पीसिंग नहीं नहीं दाम में टैक्स दे देता हूं। अब तो टैक्स देगा लेकिन रिकॉर्ड तो है नहीं। तो जिस दिन आप टैक्स पे करोगे, क्योंकि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, कौन हो आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, तो रिटर्न फाइलिंग वाली बात आएगी नहीं। तो रिटर्न फाइलिंग वाली बात आएगी नहीं, पूरा रिकॉर्ड आपने मेंटेन नहीं कर रखा, तो क्या होगा? जिस दिन आप बोलते हो भैया मैंने सरेंडर कर दिया, सॉरी आप बताओ कितना टैक्स देना, हाँ बताओ मैं टैक्स दे देता हूं। तो जिस दिन आप टैक्स पे करोगे उसी दिन आपकी जीएसटी की लायबिलिटी अराइज होगी। समझ में आ गई बात? ये पॉइंट एप्लीकेबल होगा व्हेन अदर प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल। ये लास्ट ऑप्शन क्या है? ये मतलब सेक्शन 12 सबसेक्शन 5, 13 सबसेक्शन 5 तभी एप्लीकेबल होता है व्हेन 12(2), 12(3), 12(4), 13(2), 13(3), 13(4) अप्लाई नहीं हो। उसमें भी दो बातें, यदि पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड होता तो रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट अपन कंसिडर करते, और हमारे वाले एग्जांपल के अंदर पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड था ही नहीं, तो हमने क्या कंसिडर किया? व्हेन द जीएसटी इज पेड, जब आप जीएसटी पे करोगे तभी आपकी जीएसटी लायबिलिटी अराइज होगी। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? कंफर्म? नहीं, फिर तो डिपार्टमेंट उसको क्या करेगा? रजिस्ट्रेशन के लिए बोल देगा रजिस्टर्ड कराओ, तो वो सारी फॉर्मेलिटी आपको साथ में करनी पड़ेगी। नाउ सेक्शन 12 सबसेक्शन 6, 13 सबसेक्शन 6, जब भी कोई गुड्स या सर्विसेज, अपन तो कॉमनली पढ़ रहे, गुड्स के लिए भी एप्लीकेबल है, सर्विसेज के लिए भी एप्लीकेबल है। यदि किसी सप्लायर ने यदि कोई भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाईज किए,
वैल्यू रुपीज 1,00,000, जीएसटी 18%, 18,000, टोटल बिल बना दिया 1,18,000 का। बोला पेमेंट टू बी मेड, पेमेंट, क्योंकि जब भी सप्लाईज की जाती है गुड्स या सर्विसेज की तो एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि आपको इमीडिएटली पे करना होगा या एडवांस में पे करना होगा, या 1 या 2 या 3 महीने का क्रेडिट भी दिया जाता है कभी कभी। तो पेमेंट टू बी मेड फॉर एग्जाम्पल विद इन 30 डेज, तो 30 दिन में आपको पेमेंट करना है। और ये 30 डेज के अंदर ये पेमेंट नहीं हुआ तो आपके ऊपर क्या होगा, इंटरेस्ट या लेट पेमेंट के चार्जेस लगेंगे। जनरली ये जो भी इंटरेस्ट या लेट पेमेंट का जो भी चार्जेस लगता है ये फिक्स नहीं होता, ये परसेंटेज होता है। 18%, 24%, आपने बिल भी देखा होगा तो उन्हें लिखा होता है यदि आपने पेमेंट नहीं दिया तो आपको 24% या 12% या 18% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली जो भी आपका इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो परसेंटेज पर बेस्ड है, जितना आप लेट करोगे उतना इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। यहां पे रेसिपिएंट ने क्या किया, पेमेंट देने में लेट कर दिया, लेट मतलब डिले कर दी। रेसिपिएंट को कितने टाइम पीरियड के अंदर पेमेंट करना था, आवाज नहीं आ रही, 30 डेज में पेमेंट करना था और इसने पेमेंट लेट कर दिया, मतलब 30 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया। फॉर एग्जांपल इसे पेमेंट कर दिया 90 डे पे, तो इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट प्रैक्टिकली परसेंटेज में होगा। फॉर एग्जांपल समझने के लिए मैं उसको अमाउंट में निकाल लेता हूं। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट चार्जेस लगा दिए, कितने चार्जेस लगा दिए, 10,000। मेरे सप्लायर ने बोला कि भैया आप पेमेंट नहीं दे रहे हो क्योंकि आपको 30 डेज के अंदर पेमेंट देना था, अब आपको पेमेंट करना पड़ेगा 10,000 का इंटरेस्ट और 1,18,000 रुपीज का अमाउंट, टोटल पेमेंट करना पड़ेगा 1,28,000 रुपीज। ये बिल बना के सप्लायर ने क्या किया, रेसिपिएंट को दे दिया, भैया 128 का पेमेंट दे देना। तो मेरा पॉइंट ये आ रहा है कि जो जीएसटी जो लगेगा वो 128 पे लगेगा या कितने पे लगेगा, 128 में जीएसटी इंक्लूड है वो एक अलग बात है, लेकिन जो आपका अमाउंट लगेगा 1,10,000 लगेगा या 1,00,000 लगेगा, ये बता दो। जीएसटी 18,000 रुपए का, तो 1,00,000 रुपए के ऊपर लगेगा या 1,10,000 रुपए के ऊपर लगेगा। मतलब क्वेश्चन ये आता है कि इंटरेस्ट के अमाउंट के ऊपर भी जीएसटी लगेगा या नहीं। जो भी अमाउंट बायर के द्वारा रेसिपिएंट के द्वारा यदि सप्लायर को पे किया जाता है सब वैल्यू के अंदर ऐड होगा। इट मींस यदि रेसिपिएंट सप्लायर को यदि इंटरेस्ट या लेट पेमेंट के अमाउंट नाम से यदि 10,000 रुपीज यदि पे करता है तो ये अमाउंट भी क्या होगा, ऐड होगा। लेकिन ये डिफरेंस है, नॉर्मल 1,00,000 रुपीज के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ता। अब याद करो 1,00,000 रुपीज के ऊपर जीएसटी लाइबिलिटी कब राइज होगी, 12/2 DOI और DDOI विच एवर इज अर्लियर। वहां पे कहीं भी ये नहीं है कि आपने पेमेंट रिसीव्ड किया, एक ये जरूरी नहीं है, पेमेंट लिंक नहीं है, आपने बिल बनाया या बिल बना लेना चाहिए विच एवर इज अर्लियर, बिल बनाया या बिल बना लेना चाहिए विच एवर इज अर्लियर। लेकिन ये जो 10,000 रुपीज का जो इंटरेस्ट है, ये जो 10,000 रुपीज का जो इंटरेस्ट है ये वैल्यू में तभी ऐड होगा व्हेन पेड बाय बायर। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रैक्टिकली सप्लायर यदि इंटरेस्ट बिल में यदि ऐड कर भी दे तो रेसिपिएंट क्या करेगा, क्या करेगा जल्दी बताओ, सप्लायर के पास जाएगा, बेटा B2B और B2C में बहुत अंतर होता है। बिजनेस टू कंज्यूमर एंड बिजनेस टू बिजनेस में बहुत अंतर होता है। बिजनेस टू बिजनेस के अंदर बिजनेसमैन को पूरा पटा के रखना पड़ता है, भैया ईगो का प्रॉब्लम है। यदि फॉर एग्जांपल जिससे मैंने टी शर्ट खरीदी वो मेरे को इंटरेस्ट लगा दे, आज के बाद तेरे से बात ही नहीं करूंगा। 1000 लोग हैं यहाँ पे, भैया तेरे को ऑफलाइन करो, अभी तक मैंने वेंडर बदले नहीं, मैं वेंडर बदलता ही नहीं। 10 साल से एक ही बंदा है टी शर्ट बनाने वाला और वो हमेशा एक ही बार बोलता है भैया आपसे पेमेंट मांगा है क्या, आपको बोला पेमेंट आपकी इच्छा है, आप तो बोलो और कितने 3,000 की जगह 15,000 कर दो, इस बार क्वांटिटी बढ़ा दो आप तो।
बिजनेस में ऐसा होता है कि चीनी फीकी पड़ जाए लेकिन उसकी जमान फीकी नहीं होती भैया। यदि आप उस बंदे के पास जाओगे तो क्या बोले, यार साहब वो अकाउंटेंट पागल है। अब किसके ऊपर बोलेगा वो, अकाउंटेंट के ऊपर डालेगा, ये अकाउंटेंट ही पागल है, समझ नहीं आता। ये आप तो हमारे हो यार, आपको आज तक कभी बोला पेमेंट के लिए, तूने इनका इंटरेस्ट ऐड कर दिया है, पागल है कि तुम बेवकूफ, इसलिए बोला था। ये ऐसे ही बोलेगा बेवकूफ, अभी हटा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। हाँ ये अपने पूरे 10 साल हो गए इनका नाता अपना। बिजनेस में व्यवहार होता है, आपने वर्ड सुना भी होगा, बिजनेस पूरा व्यवहार पे चलता है। आप देखना कुछ दुकानें जो होती है आपके एरिया में होगी, हेलो बेटा कैसे हो, क्या प्यारी स्माइल है बेटा, क्या लेना है आपको, कुछ इतना मीठा बोलते हैं, आपने देखा हो। और कुछ लेनी यार देख लेती है, चिल्ला क्यों रहा है। तो जिनको बोलने की तमीज नहीं, आपने देखा होगा उनकी दुकान या तो इमीडिएटली बंद हो जाती है, 10 साल में बंद हो जाती है। भैया बिजनेसमैन तो इतना मीठा बोलता है, इतना मीठा बोलता है अपने कस्टमर से, इंटरेस्ट तो ऐड करना पड़ता है क्योंकि बिना पेमेंट के बिजनेस थोड़ी चलता है। तो सिंपल सी बातें बोलना पड़ता है, सबको दो पेमेंट आएगा, तो इमीडिएटली क्या करता है बंदा, पेमेंट दे देता है। ये तो सिर्फ लगाने का तरीका होता है, लेकिन बिजनेस मतलब बिजनेस होता है। कभी आप जूडियो में गए हो, आप कभी किसी दुकान पे गए होंगे, नॉर्मल आप रिटेलर पे गए होंगे, जूडियो को छोड़ो, नॉर्मल आप दुकान पे जाते होंगे जहां से आपने कपड़ा खरीदा होगा, उससे बोला होगा 1010 रुपीज, कितने का, कितना दे के आती बेटा, इंप्लाइड 1000, कौन देता है 10 रुपीज। यदि 1040 भी होता तो 1040 भी होता तो 1000 रुपए 40 क्या किलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, मेरे से 40 हो गया इस बार तो 1000। और वही जूडियो में यदि आप जा रहे हो, जूडियो मतलब ब्रांडेड, वहां पे यदि 1001 रुपया भी है तो आपको 1 रुपया भी देना पड़ेगा। तो बिजनेस पर डिपेंड करता है। तो नॉर्मली जब छोटे बिजनेसेस होते हैं वहां पे इंटरेस्ट लगा भी दिया जाता है, तो भैया उसको इंटरेस्ट को क्या करना होता है, हटाना होता है। कोई लेगा क्या इंटरेस्ट, दूंगा ही नहीं मैं, दूंगा ही नहीं मैं। भाई 10 साल हो गए, इतने लोग आते हैं हमसे ले लो हमसे ले लो, मैं फिर भी आपके पास आया हूं, फिर आप ये कर रहे हो मेरे साथ, 10 साल का नाता, देगा ही नहीं कोई। बिजनेसमैन में ईगो होता है बहुत। बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस में बहुत डिफरेंट कहानी होती है। मतलब मैं क्या कहना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इंटरेस्ट दूंगी, लेकिन वो बड़े बिजनेसमैन हो गए, लाइक बड़ी बड़ी कंपनीज, तो बड़ी बड़ी कंपनीज गलती सुनते ही नहीं है क्योंकि मालिक को पता ही नहीं कहां बैठा है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर क्या होता है, यदि इंटरेस्ट दे दिया तो जितना इंटरेस्ट लगाया उतना नहीं, जितना इंटरेस्ट रेसिपिएंट के द्वारा पे किया जाएगा वैल्यू के अंदर ऐड होगा। तो क्या समझ में आया, मैं 1 लाख रुपए की बात नहीं कर रहा हूं। 1 लाख रुपए के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके, 12/2 या 13/2, मींस गुड्स है तो 12/2 और यदि सर्विसेज है तो 13/2। मैं यहां पे किसकी बात कर रहा हूं, ओनली इंटरेस्ट और लेट पेमेंट की बात कर रहा हूं कि यदि डिले पेमेंट की वजह से यदि कोई भी इंटरेस्ट या पेनल्टी या पेनल चार्जेस यदि लगाए जाते हैं तो जितना आपने लगा के दिया वो वैल्यू में ऐड नहीं होगा, उतना ही अमाउंट, क्या उतना ही अमाउंट वैल्यू में ऐड होगा जितना रेसिपिएंट ने सप्लायर को दिया। यदि रेसिपिएंट ने सप्लायर को 1 रुपया नहीं दिया तो 1 रुपए का इंटरेस्ट ऐड नहीं होगा। यदि रेसिपिएंट बोलता है कि भैया 10,000 का इंटरेस्ट है, मैं तो सिर्फ 1000 रुपए दूंगा बाकी नहीं दे सकता, तो 1000 रुपए क्या होगा वैल्यू के अंदर ऐड होगा, 1000 रुपए के ऊपर भी जीएसटी लगेगा। समझ में आ गई बात, सबको आ गई एवरीवन। यस एवरीवन। सेक्शन 12 सबसेक्शन 6, 13 सबसेक्शन 6, time of supply to the extent it relate to an addition in the value of supply by the way of interest, late fees or penalty for late payment of any consideration। किसकी बात कर रहा है ये, नॉर्मल वैल्यू की बात नहीं कर रहा है, नॉर्मल अमाउंट की बात नहीं कर रहा है। यदि आपने लेट पेमेंट की वजह से यदि कोई भी इंटरेस्ट, लेट फीस या पेनल्टी लगाई तो क्या वो वैल्यू में ऐड होगा या नहीं, और उसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी कब राइज होगी। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट क्या इंपॉर्टेंट है, द डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव द एडिशन इन वैल्यू। जब भी ये पेमेंट रिसीव होंगे, कौन से पेमेंट, इंटरेस्ट, लेट फीस या पेनल्टी, जब भी अमाउंट रिसीव्ड होगा उस समय आपका जीएसटी लायबिलिटी अराइज होगा, उस समय टाइम ऑफ सप्लाई अराइज होगा।
एनी कंफ्यूजन टू एनीवन इन द क्लास? आई थिंक सबको समझ में आ गया, कोई डाउट है? सॉरी, मेनली दो प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 12 और सेक्शन 13 फॉर टाइम ऑफ सप्लाई कंप्लीटेड। लेकिन प्रैक्टिकली लास्ट ईयर आपने सुना होगा जीएसटी 2, ये तो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे था, इधर जीएसटी 2 देखने में आया, वैसे जीएसटी का रेट बदलता रहता है। जीएसटी 2 सुना होगा ना, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स और इसी वजह से ऑटोमोबाइल्स की सेल बढ़ गई थी, क्योंकि ऑटोमोबाइल पे जीएसटी का रेट कम किया गया था। तो बहुत सारे प्रोडक्ट है जिनके ऊपर जीएसटी का रेट डिफरेंट डिफरेंट लगा, कम हुआ, ज्यादा हुआ। तो ये गवर्नमेंट क्या करती है, वो तो बहुत बड़े लेवल पे मोदी ने किया था, वो अलग लेवल पे था, लेकिन नॉर्मली 8 साल होता है। रेगुलर बेसिस पे गवर्नमेंट क्या करती है, रिव्यू करती रहती है कि कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज के ऊपर जीएसटी कम करना है और किन के ऊपर जीएसटी का रेट बढ़ाना है। तो अपन अब पढ़ रहे हैं सेक्शन 14। सेक्शन 12 और 13 नॉर्मली अप्लाई होता है टाइम ऑफ सप्लाई के लिए, लेकिन यदि जीएसटी का रेट चेंज हुआ, क्या हुआ बेटा? चेंज का मतलब पहले 12% था, अब 18% हो गया, या पहले 18% था, अब 12% हो गया। तो बताओ जीएसटी का रेट कौन सा लगेगा, कम वाला या ज्यादा वाला? सर ये कोई लॉजिक तो नहीं होता है कि कम वाला लगेगा या ज्यादा वाला लगेगा, कोई ना कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना। तो वही क्राइटेरिया आपको पढ़ना है सेक्शन 14 में। तो आपको ये समझ में आ गया कि सेक्शन 14 कब अप्लाई होगा, व्हेन द जीएसटी रेट इज चेंज्ड। यस, रेडी एवरीवन? तो नाउ वी कम टू द सेक्शन 14 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। सेक्शन 14, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ टैक्स। लास्ट तक मेरी आवाज आ रही, थोड़ा गला खराब है, आवाज आ रही मेरी? सॉरी। सेक्शन 14, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ टैक्स एंड टाइम ऑफ सप्लाई। इंपॉर्टेंट बात क्या है, व्हेन देयर इज चेंज इन द रेट ऑफ जीएसटी इन रेस्पेक्ट ऑफ मे बी गुड्स, मे बी सर्विसेज और मे बी बोथ। कॉमन है, चाहे आप गुड्स सप्लाई करते हो, चाहे आप सर्विसेज सप्लाई करते हो, चाहे आप दोनों सप्लाई करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि जीएसटी का रेट चेंज हुआ है तो रेट पुराना वाला लगेगा या नया वाला लगेगा, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 14। ये डिपेंड करता है केस टू केस। आप इमेजिन करो, कोई सप्लायर है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने 1 अगस्त को जीएसटी का रेट चेंज कर दिया, ठीक है ना? यदि सप्लायर ने सप्लाई जून में कर दी, सप्लायर ने बिल बना दिया जुलाई में, और पेमेंट भी रिसीव कर लिया जुलाई में, तो जो जीएसटी का रेट जो चेंज हो रहा है अगस्त में, वो आपके लिए रेलिवेंट है या सब कुछ ही पहले हो गया? समझ में आ रही मेरी बात? तो यहां पे 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कितने फैक्टर है? 3। नंबर 1, सप्लायर ने सप्लाई कब की, डेट ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ सप्लाई। दूसरा, डेट ऑफ इनवॉइस, मतलब मैंने सप्लाई मतलब माल कब बेचा, सर्विसेज कब प्रोवाइड की, मैंने बिल कब बनाया, 2। एंड थर्ड, पेमेंट रिसीव्ड। समझ में आ रही बात? हेलो एवरीवन। मींस यहां पे 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिनके आधार पे आपको डिसाइड करना है कि पुराना वाला रेट लगेगा या नया वाला लगेगा। यदि तीनों के तीनों पुराने हो गए तब तो फर्जी केस है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक केस पहले हो एक बाद में हो, तो क्या करना पड़ेगा? तो कितने केसेस है यहां पे, कितने फैक्टर्स है? नंबर 1, डेट ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। सिंपल वे। कितने फैक्टर है? आवाज नहीं आ रही? मेजॉरिटी विंस। वेरी इजी। इन 3 में से जो 2 जिधर हो गए, यदि पहले हो गए तो पहले वाला रेट, बाद में हुए तो बाद वाला रेट। तराजू देखे तराजू? तो तराजू में 2 साइड होती है, लेफ्ट और राइट। तो तराजू
तो जिधर जाता है जिधर वजन ज्यादा होता है, तो यहां भी वजन जिधर ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पे 3 डेट है, डेट ऑफ सप्लाई, बोलो डेट ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। इन 3 में से 2 जिधर है वही आपका क्या माना जाएगा, रेट ऑफ टैक्स माना जाएगा। मतलब पुराना लगेगा या नया लगेगा, डिपेंड करता है कि पहले 2 फैक्टर हो गए तो पहले वाले, और ये 2 फैक्टर बाद में हो गए तो बाद वाला रेट। समझ में आ गई बात? और 1 वर्ड में आप सिंपली क्या बोल सकते हो, मेजॉरिटी विंस फॉर रेट ऑफ जीएसटी। समझ में आ गई बात? तो ये कंप्लीट हो गया। अब जल्दी से अपन पढ़ लेते हैं सेक्शन 14। पॉइंट नंबर ए में 3 केसेस है। पॉइंट नंबर 1, यदि डेट ऑफ सप्लाई बिफोर, मतलब जिस दिन जीएसटी का रेट चेंज हुआ, क्या जिस दिन जीएसटी का रेट चेंज हुआ उससे पहले आपने सप्लाई कर दी थी, बिल भी पहले बना दिया था, लेकिन पेमेंट आपने बाद में रिसीव्ड किया। बिल पहले बन गया, सप्लाई भी पहले कर दी, सप्लाई भी पहले कर दी, बिल भी पहले बन गया और पेमेंट बाद में रिसीव्ड हुआ। तो मेजॉरिटी किधर है, पहले या बाद में? 3 में से 2 फैक्टर पहले के। तो रेट ऑफ टैक्स कौन सा लगेगा, पुराना वाला या नया वाला? वी आर जीनियस, हम प्रोविजन पढ़ते नहीं, हम प्रोविजन बनाते हैं। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? तो रेट ऑफ टैक्स कौन सा लगेगा, ओल्ड। रेट ऑफ टैक्स कौन सा लगेगा, ओल्ड। यहां तक क्लियर हो गया? किसी को डाउट? रेट ऑफ जीएसटी क्या लगेगा, ओल्ड। कंफर्म्ड? सर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो टाइम ऑफ सप्लाई का नॉर्मली आपको फॉर्मूला याद रखना है, DUI और DOROP, विच एवर इज अर्लियर। तो इन दोनों में से क्या पहले हुआ, DUI। तो आंसर क्या आएगा, DUI। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? मैंने इतना डिटेल में लिखा नहीं है, लेकिन आपको रीजन पता होना चाहिए कि कैसे आया DUI। DUI बोलो, DUI और DOROP विच एवर इज अर्लियर। तो राइट आंसर इज DUI इन केस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई मतलब जीएसटी की लायबिलिटी कब राइज होगी। समझ में आ रही है बात सबको, एवरीवन? पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर ए का पॉइंट नंबर 2, डेट ऑफ सप्लाई बिफोर, डेट ऑफ इनवॉइस आफ्टर, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट बिफोर। तो बताओ रेट ऑफ टैक्स पुराना वाला लगेगा या नया वाला लगेगा? आवाज नहीं आ रही? मेजॉरिटी विंस। सप्लाई भी पहले हुई और पेमेंट भी आपने पहले रिसीव किया। ये मत देखो कौन सा पॉइंट, ये देखो 3 में से 2 पहले हो रहे, तो मेजॉरिटी विंस बिफोर। बिफोर मतलब पुराना। यहां पे डेट ऑफ सप्लाई भी आपका बिफोर है और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट भी आपका बिफोर है, तो रेट ऑफ जीएसटी क्या लगेगा, ओल्ड। रेट ऑफ जीएसटी क्या लगेगा, ओल्ड। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन बेटा थर्ड बेंच किसी को? रेट ऑफ जीएसटी ओल्ड और टाइम ऑफ सप्लाई DOI और DOROP विच एवर इज अर्लियर। तो आंसर क्या आएगा, DOROP। DOROP। समझ में आ गई बात? नाउ पॉइंट नंबर ए का थर्ड केस, डेट ऑफ सप्लाई बिफोर, डेट ऑफ इनवॉइस आफ्टर और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट आफ्टर। आवाज नहीं आ रही? मेजॉरिटी विंस। यहां पे 3 फैक्टर है, आपने सप्लाई कब की, बिल कब बनाया और पेमेंट कब रिसीव किया। बिल भी बाद में बना और पेमेंट भी बाद में रिसीव किया। तो मेजॉरिटी क्या है, आफ्टर। आफ्टर मतलब न्यू रेट ऑफ जीएसटी। तो रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा, नया वाला। और फॉर्मूला क्या है अपना, DOI। बोलो DOI और DOROP विच एवर इज। तो राइट आंसर क्या आएगा, पता नहीं, एक नहीं आएगा, पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, DOI और DOROP विच एवर इज। समझ में आ गई बात? कोई कंफ्यूजन? ये पॉइंट नंबर 8 था जहां पे अपन ने डेट ऑफ सप्लाई तीनों बिफोर ली। अब पॉइंट नंबर बी की अपन बात कर लेते हैं जहां पे डेट ऑफ सप्लाई आफ्टर है। डेट ऑफ सप्लाई मतलब जीएसटी का रेट चेंज होने के बाद, जीएसटी का रेट चेंज होने के बाद सप्लाई की, लेकिन बिल पहले बना दिया और पेमेंट बाद में रिसीव हुआ। पेमेंट, आवाज नहीं आ रही? तो 3 में से 2 फैक्टर पहले हो गए या बाद में हुए? हेलो, ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। आपने सप्लाई भी बाद में की
पेमेंट भी बाद में रिसीव किया। तो 3 में से 2 फैक्टर आफ्टर है, सप्लाई भी बाद में है, पेमेंट भी बाद में। माना कि बिल पहले बन गया तो क्या इफेक्ट पड़ता है, मेजॉरिटी विंस। तो रेट ऑफ जीएसटी कौन सा लगेगा फाइनली, न्यू वाला। रेट ऑफ जीएसटी कौन सा लगेगा, न्यू। कोई कंफ्यूजन, टाइम ऑफ सप्लाई, डीओआई DOROP, whichever is earlier, तो आंसर इज DOI। सुन तो लो पूरी बात। हेलो, अपना फॉर्मूला क्या है, DOI और DOROP, whichever is earlier। अर्लियर क्या है, DOI। मतलब जीएसटी में DOI मतलब पहले पे कर दूं, टैक्स में पहले पे कर दूं। और रेट ऑफ जीएसटी, हेलो, 2-3 बच्चे जिनको समझ में आ गया जो मैं कहना चाह रहा हूं, बाकी बच्चे जो इन्वॉल्व नहीं हो रहे उनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा मेरे साथ। समझना, यहां पे हमें अपना लॉजिक बदलना पड़ेगा, फॉर्मूला बदलना पड़ेगा। फॉर्मूला बदलने का रीजन है, रीजन क्या है, वापस से आते हैं एक बार और वापस से प्रैक्टिस करते हैं। समझो बात, जिनको कुछ बच्चों को समझ में आ गया है, जिनको नहीं आया वापस से देखना कि यहां पे लॉजिक क्यों बदलेगा। ये बात तो सही है, डेट ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, 3 में से क्या हुआ, 2 आफ्टर है। 2 आफ्टर, इसका मतलब रेट ऑफ जीएसटी नया लगेगा। जब रेट ऑफ जीएसटी नया लगेगा तो जीएसटी में पहले कैसे पे कर सकता हूं, हेलो, आज क्या तारीख है बेटा, 14 जुलाई। समझो 14 जुलाई को जीएसटी का रेट चेंज हो गया और आपको जीएसटी 14 जुलाई के बाद वाला पे करना है, लेकिन ये जीएसटी 10 जुलाई को पे कर दो, तो 10 जुलाई को मोदी की आत्मा आएगी, वो आपको कान में बता के जाएगी जीएसटी चेंज होने वाला है 14 जुलाई को। कुछ बात समझ में आई बेटा, हेलो, कुछ समझ में आ रहा है। मतलब ये कि रेट ऑफ टैक्स तो आपका नया ही होगा, रेट ऑफ टैक्स तो आपका नया होगा, लेकिन जो टाइम ऑफ सप्लाई वो बिफोर नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या है बेटा, बोलो, DOI DOROP विचेवर अर्लियर। तो अर्लियर क्या है, DOI, और DOI मतलब बिफोर। तो मैं पहले कैसे टैक्स पे कर दूं जब जीएसटी का रेट, तो फॉर्मूला क्या करेंगे, बदलेंगे। तो क्या बदलेंगे बेटा, विचेवर इज अर्लियर की जगह तो DOI और DOROP विचेवर इज लेटर। तो क्या आंसर आएगा, DOROP। तो 1-2 बच्चों ने पहले आंसर दे दिया था, लॉजिक लगा के वो ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, तो लॉजिक लगाना बहुत जरूरी है। और जो बच्चे रट्टाफिकेशन वाले हैं यहां पे स्टार लगा दो, यहां पे फॉर्मूला बदलेगा। यहां पे DOI और DOROP विचेवर इज अर्लियर की जगह हमने क्या कंसीडर किया है, विचेवर इज लेटर। जो समझने वाले समझ लो, जो रट्टा मारने वाले तो याद कर लो कि ये पॉइंट अलग है। समझ में आ गई बात। और लॉजिक क्या है, लॉजिक मैंने बता दिया कि जब रेट ऑफ जीएसटी नया लगेगा तो मैं जीएसटी पहले कैसे पे कर सकता हूं, तो जीएसटी तो मुझे बाद में ही पे करना पड़ेगा। तो बाद में मतलब डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विचएवर इज लेटर। समझ में आ गई बात। नाउ पॉइंट नंबर बी का 5th, डेट ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ सप्लाई आफ्टर, डेट ऑफ इनवॉइस आफ्टर, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट बिफोर। मेजॉरिटी, आवाज नहीं आ रही, मेजॉरिटी, मेजॉरिटी। तो रेट ऑफ जीएसटी आपका नया लगेगा, हेलो बोलो मेरे साथ, रेट ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी कब पे करूंगा मैं, DOI DOROP विचेवर जल्दी तो अर्लियर क्या हो जाएगा, पहले टैक्स नहीं पे कर सकता, तो यहां भी लॉजिक बदलेगा। तो इसको भी स्टार लगा दे। समझ में आ गई बात बेटा। तो यहां पे क्या आएगा, रेट ऑफ टैक्स न्यू, टाइम ऑफ सप्लाई DOI विचेवर इज लेटर। ये 2 पॉइंट आपको अलग से ध्यान करने, बाकी सब आपके कॉमन सेंस के अंदर कवर हो गए। रेट ऑफ जीएसटी तो बहुत इजी है, लप्पे में सही होता है, मेजॉरिटी विंस। पर एक वर्ड, रेट ऑफ जीएसटी के लिए क्या याद रखना है, मेजॉरिटी विंस। समझ में आ गई बात।
और कितने फैक्टर आपको याद रखने होते हैं? वन, डेट ऑफ सप्लाई, सेकंड डेट ऑफ इनवॉइस एंड थर्ड डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट. आई थिंक क्लियर टू एवरीवन. नाउ लास्ट वन, यदि आपने सप्लाई बाद में की और बिल पहले बना और पेमेंट भी पहले रिसीव्ड हुआ, तो मेजोरिटी किधर है? मेजोरिटी माना कि सप्लाई आपने बाद में की लेकिन बिल भी पहले बन गया और पेमेंट भी पहले रिसीव्ड हो गया, तो रेट ऑफ जीएसटी ओल्ड. रेट ऑफ जीएसटी ओल्ड. फॉर्मूला क्या लगेगा? वेरी गुड. कुछ बच्चे दिमाग भी लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया. यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फॉर्मूला नहीं बदलेंगे, वही नॉर्मल फॉर्मूला. कौन सा नॉर्मल फॉर्मूला? DOI DOROP विच एवर इज अर्लियर. विच एवर इज अर्लियर. समझ में आ रही है मेरी बात सबको? सेक्शन 14 कंप्लीटेड. सेक्शन 14 के अंदर प्रोविजन दिया हुआ, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन अपन जल्दी से देख लेते हैं. यस, रेडी एवरीवन? डिटरमाइन द रेट ऑफ जीएसटी एंड टाइम ऑफ सप्लाई. होमवर्क के लिए दे दूं? रेट ऑफ जीएसटी एंड टाइम ऑफ सप्लाई एक बार देख लेता हूं, तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा. तो पॉइंट नंबर 1, यस इंडिविजुअली पूछूंगा, पूरी क्लास नहीं बोलेगी. पॉइंट नंबर 1, डेट ऑफ सप्लाई 25 सितंबर, डेट ऑफ इनवॉइस 5 अक्टूबर, डेट ऑफ पेमेंट. डेट ऑफ पेमेंट मतलब डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट. डेट ऑफ पेमेंट मतलब सप्लायर के एंगल से बात हो रही, तो यहां पे क्या इंटेंशन है हमारा? DOROP. लिख देता हूं DOROP. वैल्यू ऑफ सर्विस 20 लाख. रेट ऑफ जीएसटी. रेट ऑफ जीएसटी कब चेंज हुआ? 1 अक्टूबर को जीएसटी का रेट बढ़ के 12% हो गया और पहले कितना था? 5%. 1 अक्टूबर से पहले जीएसटी का रेट 5% था और 1 अक्टूबर को जीएसटी का रेट इंक्रीज होकर कितना हो गया? 12%. कितना हो गया? यस बेटा. पहले केस के अंदर रेट ऑफ जीएसटी कौन सा लगेगा? 5 या 12? 12. यस, क्योंकि डेट ऑफ सप्लाई आपका ओल्ड है, डेट ऑफ इनवॉइस आपका आफ्टर है और डेट ऑफ पेमेंट भी आपका आफ्टर. ओनली डेट ऑफ सप्लाई बिफोर है. तो रेट ऑफ जीएसटी क्या लगेगा? मेजोरिटी मीन्स दैट इज अ न्यू. न्यू क्या है? क्या है? 12%. टाइम ऑफ सप्लाई DOI DOROP विच एवर इज अर्लियर. बोलो DOI DOROP विच एवर इज अर्लियर. यहां तक सबको समझ में आ गया? एवरीवन? डेट ऑफ सप्लाई 25 सितंबर, डेट ऑफ इनवॉइस 25 सितंबर, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट 8 अक्टूबर. रेट ऑफ जीएसटी कौन सा लेंगे अपन यहां पे बेटा? ओल्ड. क्यों? क्योंकि डेट ऑफ सप्लाई भी आपका बिफोर है और डेट ऑफ इनवॉइस भी आपका बिफोर है, लेकिन डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट आफ्टर है. 3 में से 2 बिफोर है, तो मेजोरिटी किधर? बिफोर मतलब ओल्ड. तो पुराना रेट ऑफ जीएसटी कितना था? 5%. मतलब 10 लाख रुपीस के ऊपर 5% का जीएसटी आपको पे करना है. टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? हेलो, DOI DOROP विच एवर इज अर्लियर. तो DOI और DROP 25 सितंबर और 1 अक्टूबर. तो क्या आंसर आएगा? 25 सितंबर. लॉक कर दो एवरीवन. समझ में आ रहा है? नाउ थर्ड केस. डेट ऑफ सप्लाई. डेट ऑफ सप्लाई 25 सितंबर, दैट इज बिफोर. डेट ऑफ इनवॉइस आफ्टर. डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट बिफोर. आ बेटा तुम बताओ, व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी? 5 या 12? 5% या 12%? डेट ऑफ सप्लाई भी बिफोर है और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट भी बिफोर है, मतलब 3 में से 2 इवेंट आपके पहले के हुए. यस और नो? तो क्या होगा? पुराना रेट ऑफ जीएसटी आपका लगेगा, दैट इज 5%. तो 15 लाख के ऊपर आपको 5% जीएसटी पे करना पड़ेगा, लेकिन जीएसटी की लायबिलिटी कब अराइज होगी? DOI. बोलो DOI DOROP विच एवर इज अर्लियर. दैट इज 8 अक्टूबर और 30 सितंबर. तो राइट आंसर इज 30 सितंबर. मुझे लग रहा है सबको समझ में आ रहा है एवरीवन? मैं रैंडमली पूछ लेता हूं. डेट ऑफ सप्लाई 4 अक्टूबर, डेट ऑफ इनवॉइस 20 सितंबर, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट
30 सितंबर बेटा, थर्ड बेंच राइट हैंड साइड। हाँ बेटा, ये आफ्टर, ये बिफोर और ये भी बिफोर, तो इसका मतलब 3 में से 2 इवेंट आपके बिफोर है, तो रेट ऑफ जीएसटी क्या लगेगा? 5%। और अपना टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? एक बात याद रखना, जब डेट ऑफ सप्लाई आफ्टर है तो आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि विच एवर इज लेटर हो सकता है, लेकिन यहां पे डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट दोनों पहले के, और जीएसटी भी पुराना डेट ऑफ टैक्स लग रहा है, तो क्या हो जाएगा? डीओआई और डीओआरओपी विच एवर इज अर्लियर। अर्लियर क्या है? समझ में आ गई बात? कोई कंफ्यूज हो रहा है क्लास में? कोई कंफ्यूजन? डेट ऑफ सप्लाई 4th अक्टूबर, डेट ऑफ सप्लाई 4th अक्टूबर, डेट ऑफ इनवॉइस 4th अक्टूबर, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट 30 सितंबर। हाँ बेटा, सेकंड बेंच तुम बताओ पीछे। हाँ 12% क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेट ऑफ सप्लाई भी आफ्टर है, डेट ऑफ इनवॉइस भी आफ्टर है, लेकिन डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट बिफोर है। 3 में से 2 इवेंट आपके क्या है? आफ्टर। तो अपन क्या करेंगे? रेट ऑफ जीएसटी न्यू, न्यू मतलब 12%, बिल्कुल सही। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? हाँ तुम ही बताओ। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डीओआई डीओआरओपी विच अर्लियर नहीं होगा, क्योंकि अर्लियर होगा तो क्या आएगा आंसर? 30 सितंबर। जब मुझे रेट ऑफ जीएसटी नया पे करना है, जब मुझे नया जीएसटी पे करना है, तो मैं पहले कैसे पे कर दूं? सपने में कोई आएगा, हो सुन ले भैया जीएसटी चेंज होगा। अभी क्या चला है? अभी कौन सा बनता है प्रैक्टिकली? तो तुम्हें सपना आ रहा है 1 अगस्त को जीएसटी का रेट गवर्नमेंट क्या चेंज करेगी? तुम्हें तो पता होगा। यदि मुझे जीएसटी अभी पे करना है, तो फ्यूचर में जीएसटी का रेट मैं कैसे पे कर सकता हूं? मैं इसको इतना जरा एक्सटेंड कर रहा हूं, यही गलती होगी, बाकी तो सब आपके माइंड में सेट हो गया। समझ में आ रही बात एवरीवन? तो यहां पे क्या आएगा आंसर? डीओआई और डीआरओपी विच एवर इज लेटर। डेट ऑफ सप्लाई आफ्टर, डेट ऑफ इनवॉइस बिफोर, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट आफ्टर। तो रेट ऑफ जीएसटी क्या लगेगा? 12%, अगेन विच एवर इज लेटर, 8 अक्टूबर। नाउ एक प्रोविजन दिया हुआ है रिगार्डिंग विद डीओआरओपी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीओआरओपी? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। 4th बेंच लेफ्ट हैंड साइड। बेटा तुम बताओगी व्हाट इज द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट? कहीं पढ़ा है अपन ने डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट क्या होता है? जिस दिन पेमेंट रिसीव्ड होता है, जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप एंट्री करते हो वाली डेट, और 2 डेट होती है बेटा। ना ना ना, जिससे पूछा ओनली वही। जब पेमेंट आपने रिसीव्ड किया, इसकी बुक्स में एंट्री की, और तेज बोलो। थर्ड बेंच राइट हैंड साइड में। हाँ बेटा तुम, थर्ड बेंच। आज जिसे पीछे देखा नहीं बेटा, इधर। हाँ, जब पेमेंट डेबिट होता है, कहां पे? पेमेंट डेबिट कहां हुआ? बुक्स में। ओके यस, जब पेमेंट डेबिटेड, बीच में कोई नहीं बोले, पेमेंट डेबिटेड इन बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। ना बेटा ना 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 ना, बात नहीं। बगल वाली बच्ची, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। जल्दी बोलो बेटा, टाइम नहीं है। फिर तुम बोलो सेकंड बेंच लेफ्ट हैंड साइड, सेकंड बेंच। ये तुम बताओ बेटा, व्हाट इज द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट? पेमेंट एंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और पेमेंट डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर या लेटर। थर्ड बेंच लेफ्ट हैंड साइड, तुम बताओ बेटा, तेज बोलो।
बीच वाली बच्ची तुम बताओ, पीछे वाली बच्ची यस तुम बताओ बेटा। हाँ सेकंड बेंच, हाँ तेज बोलो। लास्ट बेंच तुम बताओ बेटा। मैंने पहले पूछा था ग्रामर आती है कि नहीं आती। पेमेंट आता है तो क्रेडिट बोलते हैं, जाता है तो डेबिट बोलते हैं। अब इसके लिए बताओ कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कॉपी में लिखने की? कोई नीड नहीं है, तो देयर इज नो नीड टू प्रैक्टिस एट ऑल। समझ में आ रही बात? फिर बच्चे मेरे से यही पूछते थे सर और क्वेश्चन दो, और करना ही नहीं है भैया। ये जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट में बार बार लिखना नहीं है, प्रोविजन सही पता होना चाहिए। सारा प्रॉब्लम दिमाग का है, पहले दिमाग को सही करना पड़ेगा। वर्डिंग सही पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? यदि मुझे वर्डिंग सही नहीं पता तो कोई फायदा नहीं है आपको लिख के 3 बार देखो, 4 बार देखो, 5 बार देखो। समझ में आ गई बात? आपको लॉजिकली कनेक्ट करना है कि पेमेंट रिसीव्ड, क्योंकि किसके एंगल से बात कर रहा हूं बेटा मैं यहां पे? डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। जब पेमेंट आपने रिसीव्ड किया इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपने एंट्री की, कंपेयर विद पेमेंट डेबिटेड नहीं, पेमेंट क्रेडिटेड। और एक बच्चे ने तो बोल दिया था पेमेंट डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ रेसिपिएंट। तुम तो पापी हो भाई। जब मैं बात कर रहा हूं रिसिप्ट की और तुम रेसिपिएंट पे चले गए। रेसिपिएंट तो पेमेंट देता है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको समझ में आ रही बात? मैं पढ़ाई को बहुत इजी बनाता हूं, वर्ड टू वर्ड इंटरप्रेट करना है। आजकल छोटे बच्चों को, जैसे मैंने जब पढ़ाई की थी, जब मैं पढ़ता था तो बहुत, मुझे तो पढ़ाई से नफरत है। 12th के बाद ही मैंने पढ़ाई की। हम कैसे पढ़ते थे? हमारे टीचर कैसे करते थे? एक पेज लिख देते थे और उसको 100 बार रिपीट कराते थे। जैसे मैंने काऊ कैसे याद किया, काऊ पे हमने गोभी लाई ली थी। काऊ व्हाइट कलर की होती है, दूध देती 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 है, ऐसे रट्टा मारा हुआ मैंने ऐसा किया हुआ है। मेरे जो बच्चे जो आज पढ़ रहे हैं उनको क्या करते हैं? फार्म हाउस में ले जाते हैं। बताओ क्या करती है ये? वी हैव टू यूज द ब्रेन। मैं बोल रहा हूं रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, तो डेबिट कैसे हुआ? मतलब व्हाटएवर आई एम सेइंग, मेरा माइंड रिफ्लेक्ट होना चाहिए। समझ में आ रही बात? मैं छोटे छोटे पॉइंट पे बहुत टाइम वेस्ट करता हूं, मुझे पता है, बहुत जरूरी है। नींव मजबूत है, फेल होने का स्कोप ही नहीं है। मैं तो बोलता हूं फेल होने का स्कोप ही नहीं है। सीए से फेल हो ही नहीं सकता कोई, यदि आप लॉजिकल और स्मार्ट। आपको क्या बनना? गधा नहीं बनना। गधा मतलब 12 घंटे पढ़ने, 15 घंटे पढ़ने, 8 वर्क करना, ना ना, वो तो बात की बात है। सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो पहले स्टेप है, वो ये कि वॉट एवर आई एम स्टडीइंग लॉजिकली इंटरप्रिटेड होना चाहिए, वर्ड टू वर्ड। मतलब आपको जब भी कोई मतलब निकालना है ना, ऐसा नहीं कि रट्टा मारा बोल दिया। इंटरप्रेट डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। इस समय इतनी एक्टिंग, कुछ बच्चों को लगता है सर आप इतनी एक्टिंग क्यों करते हो? इतनी सारी एक्टिंग इसलिए करता हूं जिससे कि माइंड में आपके सेट हो। मैं किसके एंगल से बात कर रहा हूं? सप्लायर के एंगल से। समझ में आ रही बात? क्योंकि ऐसे सिली मिस्टेक से क्या होता है, नंबर बिना मतलब चले जाते हैं और इसके लिए हार्ड वर्क करना भी नहीं पड़ता। व्हाट इज रिक्वायर्ड? प्रेजेंस ऑफ माइंड। सिर्फ आपके दिमाग में आना चाहिए कि मुझे ऐसे पढ़ना है। कैसे करना है? वर्ड टू वर्ड। क्या करना है? जो वर्ड बोलूंगा स्टेप बाय स्टेप लॉजिकली इंटरप्रेट करके आगे बढ़ना है। समझ में आ रही मेरी बात सबको? ठीक है। तो नॉर्मली डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट बहुत पहले अपन पढ़ चुके थे, आपको पता ही है डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट क्या होता है। डेट ऑन विच द पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ सप्लायर कंपेयर विथ द डेट ऑन विच द पेमेंट क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ सप्लायर विच एवर इज अर्ली। लेकिन प्रोविजो बोलता है फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 14, इसके लिए सेक्शन 14 में डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट चेंज हो जाएगा यदि जिस दिन जीएसटी का रेट चेंज हुआ, ध्यान से, जिस दिन जीएसटी का रेट चेंज हुआ वो डेट के 4 वर्किंग डेज के बाद यदि बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ। नॉर्मली वापस से, नॉर्मली डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट क्या होता है? 2 फैक्टर। कौन कौन से? पेमेंट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पेमेंट क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन यदि जिस दिन जीएसटी का रेट चेंज हो रहा है उसके 4 वर्किंग डेज के बाद
सप्लायर का बैंक अकाउंट यदि क्रेडिट हो रहा है तो देन डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर नहीं होगा, देन डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विल बी द डेट ऑफ द क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट ऑफ सप्लायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 14। समझ में आया? मैं वापस से एक बार रिपीट कर देता हूं, आपको बहुत इजी वे में याद करना है। जब भी डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट होता है, दो डेट होती है। कौन कौन सी? बुक्स में जब आपने एंट्री की और जब आपने पेमेंट रिसीव्ड किया, उसका बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ, दैट इज द पेमेंट क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन जिस दिन जीएसटी का रेट चेंज हो रहा है उसके 4 वर्किंग डेज। बेटा एक और इंपॉर्टेंट वर्ड, मैंने पहले बोला वर्ड टू वर्ड पर आगे बढ़ते। वर्किंग डेज में और डेज में क्या डिफरेंस होता है? एक ही बात है। हेलो, वर्किंग डेज और डेज एक ही बात है, अलग अलग है। वर्किंग डेज में पब्लिक हॉलीडेज काउंट नहीं होते, और डेज मतलब डेज। नहीं समझ में आई बात? डेज का मतलब 7 डेज इन ए वीक, बट नॉट 7 वर्किंग डेज इन ए वीक। नहीं समझ में आई बात? आगे बात। तो यहां पे मैं क्या काउंट कर रहा हूं? यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस दिन जीएसटी का रेट चेंज हुआ 1, 2, 3, 4 वर्किंग डेज के बाद, यदि बीच में कोई पब्लिक हॉलीडे आ रहा है तो वो काउंट नहीं हो। तो 1, 2, 3, 4 वर्किंग डेज के बाद यदि आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विचएवर इज अर्लियर की जगह क्या लिया जाएगा? ओनली बैंक अकाउंट क्रेडिटेड, ओनली बैंक अकाउंट क्रेडिटेड। समझ में आ गई बात? चैप्टर कंप्लीटेड। तो एक बार है ना, सब बच्चे क्या करेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ के आना। कल अपन क्वेश्चंस करेंगे, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।